गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपके पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट की जो हम सेल ऑर्गेनल चैप्टर स्टार्ट किया था। तो पहले हमने गोल्जी एपरेटस को देखा था। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदैवी जालिका की स्टडी करेंगे। अंतःप्रदैवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम आप सबने सुना होगा, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक है किसी भी कोशिका के लिए, और कोशिका द्रव्य में ये फैला रहता है। कोशिका द्रव्य में जो अंतःकलाओं के तंत्र है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या जालक, जो कोशिका द्रव्य की पीठिका का बहुशाखन या रेमिफिकेशन करता है, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, आप सबने 12th में पढ़ा होगा। दो प्रकार की होती है ये, रफ एंडोप्लाज्मिक यानी खुरदरी सतह वाली, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी सतह वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाली जो होती है वो रफ क्यों होती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। और स्मूथ इसलिए स्मूथ कहलाती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, रफ के अलग और स्मूथ के अलग प्रकार से अपने अपने कार्य को संपादित करती है। और इसकी हम स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बाहर की ओर ये अटैच दिखाई देती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी खोज किसने की, कहाँ से ये शब्द आया। इसकी स्टार्टिंग तो जो इटालियन साइंटिस्ट थे वराटी, एमिलियो वराटी ने इसको सबसे पहले देखा था, लेकिन इसकी खोज का श्रेय जो है पोर्टर को जाता है, के.आर. पोर्टर 1945 को। जब क्योंकि एक्चुअली जब एमिलियो वराटी ने देखा था इसको, उसके बाद रीडिस्कवर किया था पोर्टर ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इसको पहले जब स्टार्टिंग में जब देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो इसको अर्गेस्टोप्लाज्म कहा जाता था और इसको बेसोफिलिक स्टेन से स्टेन किया जाता है। और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन के आधार पर इसका जो श्रेय है, खोज का श्रेय, वो पोर्टर को दिया जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का गठन पोर्टर तथा कॉलमैन ने किया। इसकी अगर हम लोकेशन देखें, स्ट्रक्चर और लोकेशन देखते हैं, तो ये समस्त यूकैरियोटिक जंतु व पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व परिपक्व आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि प्रोकैरियोटिक में तो ये एब्सेंट होती ही है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होती है। नलिकाओं का ये जालक कोशिका द्रव्य में केंद्रक व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य फैला रहता है। इसकी कुछ प्रशाखाएं भीतर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और इस प्रकार इसका एक संपूर्ण कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सतत तंत्र बन जाता है। अब हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस प्रकार की होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि परा संरचना। तो एक जो इंटैक्ट जो कोशिका होती है यानी कि अक्षति, बिना टूटी फूटी, एक महीन एवं शाखित झिल्लीदार नलिकाओं के एक अनियमित घने जाल के रूप में कोशिका द्रव्य में फैला रहता है, परंतु सेक्शन या परिच्छेदित कोशिका में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इस अंगक की कंटिन्यूटी दिखाई नहीं देती है। इसके जो अवयव है अलग अलग वृत्ताकार आशयों वेसाइकल्स के रूप में दिखाई देते हैं।
कोशिका की उपापचयी अवस्था के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे इसमें एक से अधिक प्रकार की रचनाएं दिखाई देती है। ये भिन्नताएं इन रचनाओं के डायमेंशंस, आकार तथा संयोजन के रूप में दिखाई देती हैं। अब हम इसके देखते हैं कि कौन-कौन से मेन अवयव इसके हैं। 3 प्रकार की रचनाएं इसमें पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक तो सिस्टर्नी, आप डायग्राम में देख सकते हैं, सिस्टर्नी यानी कुंडिकाएं, है ना, और एक है ट्यूब्यूल्स जो कि नलिकाकार या नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स नलिकाकार आकृति की होती हैं। एक है वेसाइकल्स जिन्हें पुटिकाएं या आशय भी कहते हैं। सिस्टर्नी, और एक वचन अगर हम इसका बोलेंगे, एक को तो सिस्टर्ना बोलेंगे। ये चपटी, चौड़ी, कलाबद्ध व अधिकतर अशाखित रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में समानांतर पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित रहती है। इनका व्यास 40 से 50 माइक्रोमीटर होता है। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, उनमें सिस्टर्नी अधिक संख्या में व स्पष्ट रूप से उपस्थित होती है। तो सिस्टर्नी, जैसा कि आप देख सकते हैं, चपटी, तीनों डायग्राम में आप देख सकते हैं, तीनों जो अवयव है इसके तीनों पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्नी जो चपटे आकार की है वो सिस्टर्नी है। दूसरी है ट्यूब्यूल्स। सेक्शन या परिच्छेदित कोशिका में देखने पर नलिकाएं गोलाकार बिंदुओं के रूप में दिखाई देती है। अक्षत कोशिकाओं में रचनाएं नली के रूप में होती है, जिनकी आकृति, व्यवस्था तथा शाखन अनियमित होता है। इनका व्यास 50 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। उन कोशिकाओं में ट्यूब्यूल्स अधिक पाई जाती है जो कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड्स तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करती है। अब है वेसाइकल्स यानी आशय या पुटिकाएं। पुटिकाएं अंडाकार या गोलाकार रचनाएं होती हैं जिनका व्यास 25 से 500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये भी प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो तीनों अवयव है ये परस्पर संयुक्त होते हैं, अटैच रहते हैं एक दूसरे से, और प्रत्येक अवयव लाइपोप्रोटीन की एकल इकाई कला से परिबद्ध होता है, यानी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से। नलिकाओं के भीतर सक्रिय अवकाशिका ल्यूमन के कारण दोनों ओर की कलाएं अत्यंत पास पास स्थित होती है। अतः कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दोहरी कलाबद्ध अंगक के रूप में भी दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में ये एकल कलाबद्ध ही होते हैं। अब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं, यानी कि टाइप्स देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, किस फॉर्म में ये पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका में 3 प्रकार के आकारिकीय प्रतिमान मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स पाए जाते हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि कणिकीय रक्तपृष्ठ या खुरदरी प्रकार की। कोई भी सतह देखो खुरदरी हो जाती है, उसके ऊपर कुछ उभरापन हो, है ना, तो वो खुरदरी हो जाती है। और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तीसरा जो रूप है इसका वो है एन्यूलेटेड लैमेले सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेन्युलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी की सतह पर बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके रहते हैं, जिसके कारण ही इनकी सतह कणिकीय या खुरदरी हो जाती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं जो रफ कैसी है, रफ पे बहुत सारे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, और जो स्मूथ है, स्मूथ के ऊपर चिकनी सतह है, उस पर कोई राइबोसोम्स नहीं है। राइबोसोम्स युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या शॉर्ट में इसको RER रेर कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसोफिलिक लक्षण राइबोसोम्स के कारण होता है। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी विकसित व अधिक मात्रा में पाया जाता है। परिच्छेदित कोशिका में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समानांतर व्यवस्थित दिखाई देती है। सिस्टर्नी के सिरों पर कई नलिकाएं संयुक्त होती है। सिस्टर्नी की बाह्य सतह पर अनेक राइबोसोम्स मैसेंजर RNA की सहायता से चिपके रहते हैं,
और राइबोसोम्स में प्रचुर मात्रा में राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए, तो आपने और एक ट्रांसफर आरएनए, तीनों प्रकार आपने देखे होंगे। उनमें से राइबोसोम्स में प्रचुर मात्रा में राइबोसोमल आरएनए होता है और ऐसा भी माना जाता है कि सिस्टर्नी की कलाओं की सतह पर उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन्स भी राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जोड़ने में सहायक होते हैं। राइबोसोम्स व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इंटरफेस पर प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है और नवजात प्रोटीन सिस्टर्नी की अवकाशिका ल्यूमन में रिस जाते हैं, जहां से ये गोल्जी जटिल में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से होते हुए अंत में कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में मुक्त होते हैं और वहां रिलीज हो जाते हैं। जिस कोशिका में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा अधिक होती है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी कम होते हैं। अब हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो या अकणिकी या चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। उन कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विकसित रूप में पाया जाता है जो सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण नहीं करती है, जैसे कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स कार्पसल्स, स्पर्मेटोसाइट्स, आंख की ग्राही कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं तथा यकृत कोशिकाएं इत्यादि। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं होते हैं, इसी कारण इन्हें चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स की अनुपस्थिति के कारण ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन संश्लेषण में यानी प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अप्रोटीनी पदार्थ मुख्य रूप से लिपिड्स जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स तथा स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस करती है। कोशिका की उपापचयी आवश्यकताओं के अनुसार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का परस्पर अंतर रूपांतरण इंटरकन्वर्जन होता रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैटर्न में सिस्टर्नी प्राय अनुपस्थित होती है, इनका अधिकांश भाग नलिकीय होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो भी कार्य है इनके सम्मिलित रूप से भाग लेने का संकेत मिलता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं, अतः कोशिका में मामूली परिवर्तन होने पर ये पुटिकीय रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। कोशिका में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी उत्पत्ति स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही माना जाती है। ऐसा ही माना जाता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी उत्पत्ति स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होती है। थर्ड जो फॉर्म है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है एन्यूलेट लैमेलर सिस्टम, वलयित पटलिकीय तंत्र। इनकी जो खोज थी वो स्विफ्ट ने की थी 1956 में। ये वैसे मोटे रूप में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान ही होते हैं। इनकी सिस्टर्नी राइबोसोम्स युक्त कणिकीय व रंध्री होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व वलयित पटलिकीय तंत्र में मुख्य अंतर सिस्टर्नी की बाह्य सतह की बनावट में होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी की बाह्य सतह समतल, जबकि वलयित पटलिकीय तंत्र की सिस्टर्नी की बाह्य सतह वलयित यानी एन्यूलेटेड अर्थात एकांतर रूप से संकुचित व फैली ही होती है, जिससे ये मणिकाकार या बेडेड दिखाई देते हैं। इनकी उत्पत्ति भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भांति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही होती है और ऐसा भी माना जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कई गोलाकार पुटिकाएं संकुचित होती है जो परस्पर संयुक्त होकर मणिकाकार व वलयित तंत्र बनाती है। दो पुटिकाओं के संयुक्त होने के स्थान पर अत्यंत सूक्ष्म रंध्र उपस्थित होते हैं, चूंकि वलयित पटलिकाओं पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, अतः कार्य की दृष्टि से भी इन्हें प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित ही माना जाता है। तो हमने आज ये देखा इस वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स, फॉर्मेशन। तो ये तो थी इसकी संरचना।
तो बच्चों आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके केमिकल कंपोनेंट्स, इसका आइसोलेशन और इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।